Hello everyone, welcome back to our channel Megha Discourse. So this is our next marathon 7-1 and in this we will cover all important questions, repeated question of literary criticism. इससे पहले हमने कर चुके हैं अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर एंड इंडियन लिटरेचर. विद दैट वी हैव कवर्ड लिंग्विस्टिक्स. तो अब हमारी टर्न है लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर. ये जो क्वेश्चंस है आप इस वीडियो में देखेंगे दे ऑल आर अट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं. एज ऑलवेज वी डू डिटेल्ड क्वेश्चंस. सो इसमें भी हम डिटेल्ड क्वेश्चंस को डिटेल्ड उनके आंसर्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट स्टार्ट. दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स define poetry as a criticism of life? Okay, so criticism of life, let us simplify this term. criticism का मतलब क्या होता है कि लाइफ को प्रेजेंट करना as it is, ठीक है, with the help of flaws, with the help of positiveness or negative things, ठीक है. So he said that poetry is mirror of life. Poetry is you can see it presents the life as it is, ठीक है. हमें पोइट्री को ऐसा बनाना चाहिए कि वो हमें हमारी लाइफ के बारे में बताए, वेदर स्पिरिचुअली हो, फिलोसफिकल हो, मेंटली हो. पोइट्री में कुछ ऐसी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए दैट इट अपील्स टू द रीडर. एंड ही सेड दैट पोइट्री को हाई सीरियसनेस की अप्रोच से देखो. हाई सीरियसनेस ऑफ होमर, दांते, शेक्सपियर और मिल्टन, बिकॉज इन देयर पोइट्री दे प्रेजेंट्स लाइफ एज इट इज. एज यू नो, शेक्सपियर के वर्क को, दांते के वर्क को, ठीक है. ही सेड दैट इन देयर वर्क यू विल फाइंड एब्सोल्यूट सिंसेरिटी, ठीक है, यू विल फाइंड एब्सोल्यूट रियलिटी. सो पोइट्री को, पोइट्स को ऐसे ही बनाना चाहिए जिसमें सिंसियरिटी हो, एक स्पिरिचुअल अपील हो, एक फिलोसफिकल माइंडसेट हो, ठीक है. एंड इट प्रेजेंट्स लाइफ एज इट इज, सो रीडर कैन हैंडल द सिचुएशंस एंड ही कैन थिंक दैट हाउ टू लिव, हाउ टू हैंडल द सिचुएशंस. सो ये बात वो कहते हैं कि पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ. एंड इट इज सेड बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इन हिज वर्क स्टडी ऑफ पोइट्री, सॉरी, द स्टडी ऑफ पोइट्री 1880. सो ईयर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन. टी.एस. एलियट बात करते हैं, एज यू नो वेरी वेल, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी. विलियम वर्ड्सवर्थ प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट. सैमुअल जॉनसन, ही इज सटायरिस्ट. ओके, ही इज टॉकिंग अबाउट लॉजिक, सटायर, विट, वैलिड पॉइंट्स की बात करते हैं. दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हिज पोएटिक्स रिटन बाय अरिस्टोटल defines hamartia. Now what is the meaning of hamartia? First let us look all four options. A tragic flaw or error of judgment. Okay, the purgation of emotions. मतलब when you read a tragedy or see the drama, so your emotions will come out suddenly, and sudden release of your emotions, जो आपके कहते हैं ना suppressed emotions, ठीक है. Then and suppressed emotions के लिए he used the term catharsis. Okay, then reversal of fortune, यानी कि sudden your fortune will changed फ्रॉम गुड टू बैड टू गुड. यानी कि क्लाइमैक्स एक तरह से जो सीन बनता है ना हमारा कि अभी तक सब चीज़ें स्टोरी लाइन में बड़ी अच्छी चल रही है, मूवीज में अब तक सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, एंड सडनली सब कुछ डिक्लाइन हो जाता है एंड ऑल ऑडियंस स्टार्टेड टू थिंक दैट ही इज़ अ वेरी बैड वन, ठीक है, या शी इज़ अ बैड वन, वॉट एवर. सो द रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, दैट इज पेरिपेटिया हमारे टर्म. नाउ अ सडन रिकॉग्निशन ऑफ ट्रूथ, रिवील हो जाना किसी चीज़ का, ठीक है, जो क्लाइमैक्स सीन होता है कि सब कुछ सच पता लग जाएगा. आज का सीन तो टुडेज एपिसोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सालों से, आप बहुत महीनों से वेट करते हो क्लाइमैक्स सीन का कि आज तो सब कुछ सच पता लग जाएगा, आज फाइनली हीरो विल गेट सम गुड थिंग. सो दिस इज कॉल्ड एनाग्रिसिस, ठीक है. सो आवर आंसर इज ट्रेजिक फ्लो और एरर ऑफ जजमेंट, दैट इज हमर्शिया. एंड बिकॉज ऑफ हमर्शिया, जो एक डिक्लाइनिंग फेज है हमारा करेक्टर का, हमारे हीरो का, वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, ट्रेजिक फ्लो के कारण. फॉर एग्जाम्पल मैकबेथ में ही हैज़ प्राइड, ओथेलो में सस्पिशियस बिहेवियर, ठीक है, सेम एज डॉक्टर फॉस्टर्स प्राइड, बिकॉज ऑफ प्राइड. सो दैट इज द हमर्शिया. ओके, सो यू हैव टू आंसर व्हाट इज द हमर्शिया इन द करेक्टर हैमलेट. ओके, थर्ड क्वेश्चन. मैथ्यू आर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड इज यूज्ड टू इवेलुएट. नाउ व्हाट इज टचस्टोन मेथड? टचस्टोन से समझ लो पत्थर, नगीने को तराशना. ओके, लाइक we have gold, for gold we use carat. So similarly he said that touchstone means compare to classics. Your present work, your work should be compared to classics to check the objectivity, okay, to check the sincerity, same as high seriousness की जो बात करते हैं. And this method is also came from study of poetry, ठीक है, sorry. So touchstone method में कहते हैं that you should compare your work with high serious writer, same as Dante, Homer, ठीक है, मिल्टन, शेक्सपियर, एंड देन यू विल गेट, इफ यू गेट द ऑब्जेक्टिविटी, objective quality, then it is okay to read one. And if you are not getting that one, so your work can be categorized in
lower seriousness work. And the important thing is that he did not categorize Chaucer into high seriousness writer. Okay, why so? Because he felt that Geoffrey Chaucer, he lacked high seriousness, he lacked objective appeal. Okay, so आप देख सकते हो कि उनका जो mindset था वो किस तरीके का था so far as touchstone method is concerned. Okay, so our answer is B कि objective quality को check करना है with comparing it to classics. The term grand style and the touchstone of judgment, they are the most remembered ideas of. अभी हमने पढ़ा touchstone of judgment is given by Matthew Arnold, so the term grand style is also given by Matthew Arnold. Okay, so grand style मतलब simple serious language like ancient Greeks one. Okay, who among the following is not a new critic that is related to new criticism? As we know, Clint Brook related to new criticism, Alan Tate, Robert Penn Warren, Stephen Greenblatt, he is related to historicism. He has given the term historicism of textuality and textuality of history. ठीक है, so he is related to historicism और historical sense की बात करते हैं. बाकी they all are related to new criticism. An essay on dramatic poesy written by John Dryden is written in a form of, as you know, this is in dialogue form. ठीक है, it is not soliloquy, monologue, narrative poem is not. Dialogue form, why? Because they are four friends, ठीक है, जिसमें he played himself as a character of Neander. और इनमें ये बात करते हैं एंशियंट वर्सेस मॉडर्न ड्रामा की, फ्रेंच वर्सेस इंग्लिश ड्रामा की. ठीक है, एंड दे आर गोइंग ऑन अ बोट, सो दिस इज इन कन्वर्सेशन टोन. ठीक है, डायलॉग फॉर्म में है, दे ऑल आर टॉकिंग विद ईच अदर. एडवांस्ड द थ्योरी ऑफ पोएटिक इमोशंस. ठीक है, पोइट्री में इमोशंस होते हैं. ठीक है, दैट द पोएटिक इमोशन इज नॉट अ सिंपल डिस्चार्ज ऑफ इमोशन. ओके, विद इन द साइकी ऑफ द पोइट, इट स्प्लिट ऑफ फ्रॉम हिज टोटल पर्सनैलिटी, हिज सोशल एंड हिस्टोरिकल बीइंग. तो ये कहता है theory of impersonality. So these lines refers to theory of poetic emotion given by T.S. Eliot. He says that पोइट को इतना फूल नहीं बनना चाहिए, पोइट को इतना मतलब ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए दैट ही स्टार्टेड राइटिंग अ पोइट्री एंड जस्ट ही डम्प ऑल हिज इमोशंस. ठीक है, उसको कहना चाहिए कि पोइट को कुछ ऐसे पोएम को प्रेजेंट करना चाहिए कि वो एक न्यूनेस के साथ रीडर को अपील करे. ऐसा नहीं है कि इफ़ यू आर सैड जस्ट राइट डाउन आई एम सैड. ओके, ही सेड दैट कि आप उसको इस तरीके से बताओ कि जो अपील है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो कोरिलेटिवनेस है बिटवीन अ रीडर एंड अ पोइट, वो जनरेट हो. सो ऑथर का आइडिया कैन बी अंडरस्टूड बाय आवर रीडर. ओके, सो ही वॉन्ट्स टू से दैट, यही कहता है वो सिंपल डिस्चार्ज ऑफ इमोशन ना हो दैट यू आर फीलिंग सैड और यू आर फीलिंग हैप्पी एंड जस्ट यू पिक अ पेन and write down all the thing. It is split from his total personality, and you can also get this theory of impersonality, that poet should be impersonal by writing a poem. ठीक है. Question 8, the critic and philosopher who claimed that it is only by the disinterested pleasure of beauty that we can, कहता है कि disinterested pleasure है beauty के अंदर और हमें ऐसा ही करना चाहिए. ठीक है, and this is given by Immanuel Kant. He is a German philosopher in the Critique of Judgment. 1790 में ही लिखा था उन्होंने. ठीक है, नाउ लेट्स ब्रेक दिस टर्म डिसट्रस्टेड. किसी चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाना, कहने का मतलब, फॉर एग्जाम्पल, इन द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल, यू लुक एट फ्लावर, पेंटिंग और एनी ब्यूटिफुल थिंग. So they should not be thought in your mind कि you have to own it, you have to possess it, this is yours one. Just look at the beautiful thing for its own sake, not for possession, not for owning it. So he wants to say aesthetic pleasure should be there. So he said that separate the beauty from sensual desires. So this is the concept of Immanuel Kant. In farce, the most important element, farce आपको पता है कि subgenre of comedy, most important element क्या है? देखो generally the answer we have this. ठीक है, farce का मतलब होता है कॉमेडी, to evolve comedy through help of situations, characters and dialogues. ठीक है, normally in a drama or in a play, subplots and plots are very important, but in farce plot पर focus नहीं किया जाता. ठीक है, plot पर focus नहीं होता है, focus should be on situations, characters and dialogue. And the best example is the importance of being earnest. क्या story line है? We have two main characters, ठीक है, and both characters they own this name Ernest. Why? To woo woman. ठीक है, वुमेन को इम्प्रेस करने के लिए दोनों अपने नाम के पीछे अर्नेस्ट लगाते हैं. एंड दैट मिस्टेकन आइडेंटिटी, जो कन्फ्यूजन्स है बिकॉज ऑफ करेक्टर्स, इट जनरेट्स लाफ्टर, इट जनरेट्स ह्यूमर, विट. सो दिस इज द रियल मोटो ऑफ फार्स. ठीक है, सो जो उनकी डायलॉग डिलीवरी होती है द मिस्टेकन आइडेंटिटी को लेकर के, रिडिकुलस बिहेवियर को लेकर के, दैट जनरेट्स फार्स. Arrange the following works in chronological order. So first we have Biographia Literaria, then Defense of Poetry. As we know, Biographia Literaria आई थी 1817 by Astrid Coleridge.
डिफेंस ऑफ पोइट्री, शैले 1821, vindication of right of women by Mary Wollstonecraft and it was in 1792. Then foundation of aesthetics in 1922 by three writers, James Wood, C.K. Ogden, ठीक है, and then Richard One. Okay, so देखेंगे सबसे पहले आई थी ऑप्शन 3 should be there. Okay, then we have 1, 2 and I think B is the right one. Okay, so 3, 1, 2, 4. The Battle of Books is a famous satire by Swift. Okay, in the prose narrative है ये हमारा, he argues that Battle of Books में it is a terrible fight that could be interpreted दो तरीके से, partly as a conflict between the forces of nature and partly as a वेरिंग पोजिशन इन द ह्यूमन हार्ट. दो तरीके से टेरिबल फाइट है, तो आप उसको फोर्सेज ऑफ नेचर भी समझ सकते हो या ह्यूमन हार्ट का भी समझ सकते हो. कहता है कि एलिग्री है अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक क्रेटस, इसका मतलब सेइंग अदर्स. एक्चुअली बैटल ऑफ बुक्स में एंशियंट वर्सेस मॉडर्न की फाइट है, तो एलिग्री का मतलब होता है सेइंग अदर, इट मीन्स स्पीकिंग अदरवाइज. ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट. नाउ पेनेलोप, he has a dream of 20 geese but an eagle swoops down from the sky and kills them all. So ये कहता है कि एक ईगल ने 20 geese जो हैं उनको उसको मार दिया. ठीक है, she asks Odysseus what it mean. He tells her that her husband will return and kill all her suitors. Actually स्टोरी लाइन में क्या होता है कि उसने ड्रीम देखा कि जो ओडिसियस है वो एक बैगर की पोजीशन में है. ठीक है, तो उसके बाद अगले दिन ये जो पेनेलोप वाला सीन हो जाता है और यहाँ पे जो 20 geese है वो उसका हस्बैंड है एंड ईगल वो उसका सूटर है. तो ये भी एक तरह से एलिगरी का ही पार्ट है. तो सो ये दोनों क्या है, फेमस सीन है कहाँ से, जो ग्रीक मैथोलॉजी से लिए गए हैं वहाँ प्रेजेंट करते हैं. तो इसका जो आंसर है वो ए है. ठीक है, बट अगर हम इसको थियोरेटिकली देखते हैं तो हमारी जो फर्स्ट स्टेटमेंट दैट इज स्टेटमेंट ऑफ ए, ये क्रूशली थोड़ी सी रॉन्ग स्टेटमेंट है. बट आई डोंट नो वाई सेट ने एक ऑप्शन को क्यों ठीक किया है. ठीक है, कहते हैं कि ए और आर दोनों ट्रू है, दोनों ग्रीक मैथोलॉजी के जो एलिग्रिकल थीम है उसको बताता है, दोनों ही स्पेसिफिक चीज़ को बता रहे हैं. सो जो ड्रीम है वो भी एलिग्रिकल है और यहाँ पे जो बुक फाइट है वो भी एलिग्रिकल है. आई थिंक इन दोनों को इन्होंने बैलेंस बना करके ऑप्शन इज करेक्ट वन. अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन. Arnold values poetry because of the role it has to play in modern life. कहते poetry takes the place of religion in interpreting, consoling, sustaining life. हमने बात की थी पोइट्री एसोटिसिज्म ऑफ लाइफ. सो दिस इज स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ लेट्स टेक सेकंड वन. सम ऑफ द फीचर्स विच मार्क आउट द बेस्ट पोइट्री आर इंटेंसिटी, ऑथेंटिसिटी एंड एक्सीलेंट एक्शन. ऑब्वियस है, कहते हैं कि व्हेन वी कंपेयर द पोइट्री विद हाई सीरियस राइटर तो उसमें एक इंटेंसिटी होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए. ठीक है, सो बोथ स्टेटमेंट आर क्या कहता है कि रिलेट नहीं करते, ट्रू है, कॉम्प्लीमेंट है, एक फाल्स है, एक नहीं, तो बोथ आर रिलेटेड टू ई. सो आवर आंसर इज B. Okay, not confusing statement. In an essay of dramatic poesy, 4 interlocutors, 4 friends, they were on board, represent 4 different critical ideologies. Which interlocutor represent John Dryden on critical views? So as we know, he is Neander, जिसका मतलब होता है न्यू मैन. ठीक है, तो न्यू मैन का मतलब एज यू नो क्राइस्ट ही इज टॉकिंग अबाउट द एंशियंट वन. ओके, एंशियंट ड्रामा आर बेस्ट वन. लिसिडस हिज बात करता है हमारे फ्रेंच की कि फ्रेंच में यूनिटी होती है, तो दिस इज द बेस्ट वन. एंड यूजेनस ही इज टॉकिंग अबाउट मॉडर्न वन. ठीक है, एंशियंट वर्सेस मॉडर्न में. नाउ व्हाट इज द अपील ऑफ निएंडर हियर. सो ही कहता है कि ठीक है, ओके, फ्रेंच इज गुड वन क्योंकि यूनिटी है, बट वही जो बात शेक्सपियर में है एंड द इंग्लिश राइटर राइट्स विद हेल्प ऑफ विटैलिटी, विद हेल्प ऑफ करेक्टनेस. सो ये तो भाई जो रैंक है इंग्लिश की पहले है हमारी फ्रेंच से. ठीक है, सो दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय जॉन ड्राइडन कि English plays or English dramas, English writing is much better than the French one. Okay, so this is your question 13. In his poetry, John Donne is considered to have rejected which traditional device? कहता है कि जॉन डन कहता है कि भाई इस चीज़ को मत मानो, this is not the good one. So he says that just reject the Aristotle syllogistic logic. Now what is syllogism? So he, like you can say if A is equal to B is equal to C, तो A C के equal होगा. He said no, this is not the thing. ठीक है, you have to reject this idea. This is the old tradition. तो कहता है जॉन डन. So metaphysical poetry में अपील करता है that language should be simple, lucid and understanding. ठीक है, and he used conceits, extended metaphor which is not complex one, which appeals to the reader. कहते हैं अरिस्टोटल जो आइडिया है ग्रैंड नैरेटिव्स वाला, ग्रैंड स्टाइल वाला, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लॉजिकल, ही रिजेक्टेड दैट आइडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैथ्यू आर्नोल्ड कंसेप्ट ऑफ टचस्टोन, थर्ड टाइम दिस इज अपीयर्ड इन आवर पेपर, इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएट विद विच ऑफ हिज क्रिटिकल वर्क. किस क्रिटिकल वर्क में एसोसिएट किया गया है इसको. ठीक है, सो दिस इज रिलेटेड टू एसेन क्रिटिसिज्म, और एसेन क्रिटिसिज्म किस में है, द स्टडी ऑफ पोइट्री.
ओके, अकॉर्डिंग टू सैमुअल टेलर कॉलेज, एचसी कॉलेज कहते हैं, जो टर्म हमारी एग्जाम्पलरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोएटिक इमेजिनेशन रेफर टू। सो फर्स्ट ही हैज गिवन दिस इन बायोग्राफी लिटरेरिया, ठीक है, 1817, विच इज टॉकिंग अबाउट फैंसी वर्सेज इमेजिनेशन, एंड देन ही फर्दर डिवाइडेड इमेजिनेशन इनटू फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो एग्जाम्पलरी का मतलब क्या होता है, सिंपल भाषा में बात करें तो लाइक एन एग्जाम्पल और समवन। तो कहता है कि इमेजिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में एग्जाम्पलर की बात करता है। फैंसी को कहता है कि फैंसी इज लाइक एक डेकोरेटिव चीज़ है, रिविलेशन ऑफ मेमोरी से बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो फैंसी की तरह बाहर निकलती हैं। कहते हैं लेकिन इमेजिनेशन एक डीप डाउन काम माइंड से सोची गई चीज़ें होती हैं। और सेकेंडरी इमेजिनेशन के एग्जाम्पलर की बात करता है कि दैट इट इज़ ग्रेट एंड ऑल ग्रेट पोएटिक इमेजेस इज एग्जाम्पलरी, एक एग्जाम्पल की तरह प्रेजेंट होती हैं वो सारी, ठीक है। सो इमेजिनेशन इज रिविलेशन ऑफ डीपर ट्रुथ एंड अरेंजमेंट ऑफ मेमोरीज इज फैंसी। So universal truth embodied in a particular image. So this is our exemplary. Particular image में जो universal truth है, poetic अभी कह रहे हो ना, great image in its imagination, that is exemplary. Which modern critic coined the phrase dissociation of sensibility? So this is coined by T.S. Eliot in 1921 in the book The Metaphysical Poet. ठीक है, अब देखो मेटाफिजिकल पोइट है तो ऑब्वियस बात है ही इज टॉकिंग अबाउट आर डॉन, ठीक है, जॉन डन, विच used extended metaphor conceits. Okay, now it is related to unification of sensibility. Now unification मतलब unified the ideas, unified the intellectual appeal. तो कहता है कि John Donne, he has unification of sensibility because metaphysical poet है, he unified his mind, he unified his ideas into poetry. लेकिन dissociation of sensibility डिसोलेट करना, सेपरेट करना, एंड ये किसके लिए यूज़ किया है, 17th सेंचुरी पोइट्स के लिए, दैट इज विक्टोरियंस के लिए। ही सेड जो विक्टोरियंस है दे फोकस्ड मोर ऑन इंटेलेक्ट अलोन, नॉट ऑन लॉजिकल अपील, ठीक है। तो इन्होंने इतना ज़्यादा प्रिप्लेक्स कर दिए वर्क्स को कि भाई इंटेलेक्चुअल अपील ही रह गई, हार्ड वन, ठीक है। सो वी कुड नॉट फील देयर थॉट्स, दिस इज द explanation given by T.S. Eliot. So dissociation of sensibility for Victorian people given by T.S. Eliot. The critical practice known as close reading is most strongly associated with which new critic? देखो close reading का concept है तो कहोगे आयर रिचर्ड आंसर है, भाई no, this is not the answer because it is given Cleanthbrook. How? Yes, I.A. Richard has coined this term close reading, or you can say he has used this term, but इसको प्रोपॉन किसने किया, इसको फेम किसने दिलाया, who used it widely? He is Cleanthbrook. He used this term in the well-wrought urn, okay, and as well understanding poetry. कहता है कि एक पोइट्री में सेल्फ कंटेन्ड एलिमेंट होनी चाहिए, दैट द पोइट्री कैन इट सेल्फ जज internal rhyme, internal rhythm, intonation, stress, tension. Okay, so this is related to close reading so that you can understand the real meaning of the text of the poem with the help of the stress, tension, intonation, rhythm. ठीक है, so this is the idea of Cleanthbrook so far as close reading is concerned. So अगर I who first used तो क्लोज रीडिंग, और बहुत अच्छा एसोसिएटेड कौन है इससे, तो क्लिंथब्रुक। और तो ये दो बुक हैं इनकी जिनमें इन्होंने इसको क्लोज रीडिंग के कंसेप्ट को बताया है। विच क्रिटिक इज नॉन फॉर द कंसेप्ट ऑफ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं हेरोल्ड ब्लूम। नाउ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस का क्या मतलब है, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना, किसी चीज़ के लिए घबराहट होना, फॉर व्हाट, इन्फ्लुएंस है किसी चीज़ का, यू सडन फील एंजाइटी। सपोज आपने किसी की लैम्बोर्गिनी देख ली एंड यू विल फील एनेक्शियस, क्यों कि यू कैन नॉट on that car, ठीक है, you cannot earn that one, you cannot make enough money for that one. So this is anxiety of influence. I know silly example but this is good one. Okay, तो ये कहता है कि भाई हमारे जो present poets हैं they feel anxiety of influence because जो उनके क्या कहते हैं जो predecessors हैं इन belated poets को anxiety देते हैं because इनके वर्क को व्हेन वी कंपेयर बोथ वर्क्स प्रेजेंट और पास्ट जनरेशन, सो पास्ट जनरेशन जो पास्ट जनरेशन है दे गेट वॉट मोर, ओके। सो कहते हैं कि जो हिंडर्ड इमोशंस है हमारे प्रेजेंट जनरेशन का, प्रेजेंट पोइट्स का, कैन बी सीन क्लियरली। सो मिस रीडिंग होती है उनके वर्क्स की। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ द पास्ट राइटर्स, पास्ट पोइट्स, और जैसे हाई सीरियसनेस के कंसेप्ट की बात मैथ्यू आर्नोल्ड करते हैं। सिमिलरिटी ऐसे एलियट इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट इन द प्रेजेंट। तो हेरोल्ड ब्लूम भी वही कहता है कि भाई हमारे जो पास्ट राइटर्स हैं दे हैव मोर सेंसिबिलिटी, दे हैव मोर ऑब्जेक्टिविटी एंड दे गिव एंजाइटी टू आवर प्रेजेंट writers. Okay, practical criticism as a method of evaluation was pioneered by none other than I.A. Richard in Practical Criticism and the book was published in 1929. ठीक है, सो न्यू क्रिटिसिज्म की बात यहाँ पे हमारी आती है। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज अगेन रिलेटेड टू क्लोज रीड एंड देयर इज अ मार्वलस स्टोरी बिहाइंड दैट। ही हैज गिवन सम बुक्स एंड सम स्टोरीज टू हिज स्टूडेंट्स एंड कहते हैं कि यू हैव टू रीड दैट।
but without giving them the name and the title, because he wanted that the student should read these works without biasing nature. प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का कि भाई ये राइटर, आई लाइक दिस राइटर, सो ये पोइट्री उनकी अच्छी नहीं है किसी और अनदर राइटर की. सो ही वांट कि आप बिना प्रेजुडिस के, बिना बायसिंग बिहेवियर के, यू हैव टू रीड दिट वर्क. सो उन्होंने बिना टाइटल के, बिना ऑथर के नेम के उनको पोएम पढ़ने को दी. एंड यहाँ से प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आता है कि द कंसेप्ट ऑफ क्लोज रीडिंग इज रिलेटेड टू विच वन, इट इज़ रिलेटेड टू कि आपको बायसिंग नहीं होना है, एंड यू हैव टू रीड दिस वर्क विदाउट गेटिंग द नेम ऑफ द राइटर, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड ऑफ राइटर. यू हैव टू रीड द वर्क विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेस, रिदम, इंटोनेशन, vocab, text, approach. Okay. The concept of 7 types of ambiguity was formulated by none other than William Emerson in the 7 types of ambiguity. And ये जो बुक आई थी 1930 में, so he has given 7 types of ambiguity. भाई ये एक, वो कहता है कि it is not a blame, भाई ये श्राप नहीं है कि there is ambiguity मतलब मल्टी मीनिंग. वो कहता है मेटाफर टू कॉम्प्लेक्सिटी की बात करता है कि भाई मेटाफर भी इंपॉर्टेंट है, मेटोनिमी भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो हर एम्बिग्यूटी, जो हर एम्बिग्यूटी है उसका एक नज़रिया होता है, उसकी एक अपनी ब्यूटी होती है. इट डिपेंड्स ऑन द राइटर्स माइंड सेट कि वो कैसे उसको प्रेजेंट करता है, कि हाउ द टेक्स्ट इज अपीलिंग. सपोज करो टेक्स्ट में डिमांड है मेटाफर्स की, मेटोनिमी की, और राइटर ने वो नहीं लिखा, तो मीनिंग जो है उसका लॉस्ट हो जाएगा. बट राइटर हैज़ यूज ब्यूटिफुली दैट रीडर कैन अपील, रीडर कैन थिंक, एंड रीडर कैन गेट द आइडिया ऑफ पोइट. So he said that with the help of these 7 ambiguity, reader can reinterpret the idea. Which critic authored the work The Great Tradition, another major work, published in 1948. As you know, F.L. Lewis बहुत controversial, influential kind of writer. ठीक है, F.L. Lewis ने लिखा है. ठीक है, थोड़ा सा इस वर्क के बारे में बताती हूँ. That in this work he explained that there are 4 writers like Jane Austen, Joseph Conrad, Henry James, George Eliot. In their work you will find intensity, you will find appeal of thought. कहते हैं कि इन राइटर से अगर आपका वर्क कंपेयर किया जाए, एंड इट विल फाइंड मार्वलस वन, देन यू हैव द ट्रेडिशन, यू हैव दैट ग्रेट ट्रेडिशन ऑफ दीज राइटर. ओके, सो इन नटशेल मैं क्या कह सकती हूँ कि जितने भी हमारे क्रिटिक्स हैं, दे वांट टू टेल कि भाई पास्टनेस शुड बी देयर, आपकी जो प्रेजेंट में आप कुछ न्यू जनरेट कर रहे हो, बट जो ऑब्जेक्टिविटी है, उसकी इंटेंसिटी है उस वर्क की, इट शुड अपील और इट कैन बी बैलेंस्ड विद द हेल्प ऑफ पास्ट. ओके, मैच द फॉलोइंग ऑथर्स विद देयर एसे, हमें इनको देखना है. सो फर्स्ट वी हैव T.S. Eliot. एज यू नो, T.S. Eliot हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम. ठीक है, सो T.S. Eliot ने लिखा है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम. देन वी हैव हैरोल्ड ब्लूम, अभी पढ़ के आए द एंजाइटी ऑफ इन्फ्लुएंस. ओके, देन सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो 1, एंड आगे रिचर्ड प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म की बात करते हैं. ठीक है, सो T.S. Eliot के लिए हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, देन एंजाइटी इन्फ्लुएंस फॉर हैरोल्ड ब्लूम, सैमुअल बेकेट वेटिंग फॉर गोडो, एंड आई रिचर्ड फॉर प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म. चारों वर्क्स को हम पढ़ चुके हैं. सैमुअल जॉनसन, विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टर्स इज द रैम्बलर. तो रैम्बलर सैमुअल जॉनसन ने लिखी है, एज वी नो, एंड इट वाज वीक, it was published twice in a week, and I think 1750 to 72, I think this is the time period of this magazine. आपको पता है, this is a periodical essay. Okay, Matthew Arnold, Culture and Anarchy is a critique of, कहता है conflict between European non-European culture. No. Materialism and lack of sweetness, right? Let us explain. Then French Revolution and the rise of Romanticism. तो इन दोनों की बात नहीं करता, इसकी बात नहीं करता. So he is talking about this option B. Now let me clear this. कहता है कि कल्चर एनार्की में, कि अनार्की से बचना है ना आपको, तो यू हैव टू मेक योर कल्चर बेटर वन. कहता है कि विक्टोरियंस जो है ना, जैसे T.S. Eliot ने कहा था, डिसोशियल सेंसिबिलिटी, विक्टोरियंस दे आर फोकसिंग मोर ऑन इंटेलेक्चुअल. ठीक है, विक्टोरियंस में एज यू नो, उसके बाद धीरे हार्ड टाइम्स जैसे वर्क आ गए थे, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, यूटिलिटेरियन थीम, मटेरियलिस्टिक आइडिया. तो कहते हैं कि आप कल्चर में मटेरियलिज्म को अब एंट्री दे रहे हो. कहते हैं कि अगर मटेरियलिज्म आ गया कल्चर में, तो हम अनाज की हमारी जो लाइफ होगी ना, तो उन्होंने एक टर्म दी थी फिलिस्टीन्स. फिलिस्टीन्स का क्या मतलब है? फिलिस्टीन्स मीन्स वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास सोसाइटी, क्योटिक मिडिल क्लास. ठीक है, तो कहते हैं कि वर्किंग मिडिल, क्योटिक मिडिल क्लास बन जाएगा सब कुछ, तो ऐसा नहीं बनने देना है. और ये कैसे दूर हो सकता है? इट कैन बी रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट, स्वीटनेस ऑफ लाइट ऑफ पोएम, ब्यूटी, पोएम की ब्यूटी से. ठीक है, एंड लाइट मीन्स इंटेलिजेंस. तो पोएम को आप ऐसा क्रिएट करो कि मिरर ऑफ लाइफ हो. ठीक है, एंड इट प्रेजेंट्स ब्यूटी एंड इंटेलिजेंस, सो दैट व्हेन पीपल रीड दैट बुक, तो दे विल गेट द आइडिया, और वो फिलिस्टीन्स में ना बदल जाएं. फिलिस्टीन्स मतलब मटेरियलिज्म में ना बदल जाएं. तो दिस इज द आइडिया ऑफ कल्चर एंड अनार्की. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन मल्टी
डिसिप्लिनरिटी। देखो मल्टी डिसिप्लिन का मतलब होता है बहुत सारी डिसिप्लिन की बात करते हो। तो फोकस ऑन सिंगल डिसिप्लिन नो। द कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन की बात नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वी आर मल्टीटास्किंग, तो डिफरेंट टास्क में हम कॉम्पिटिशन तो नहीं करते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरेशन ऑफ ओल्ड डिसिप्लिन, ये भी बात नहीं करता। द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अकेडमिक डिसिप्लिन इन वन एक्टिविटी, यस, ठीक है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टर्म मल्टी डिसिप्लिनरिटी। सो मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है टू फोकस ऑन मैनी subject area, many discipline. For example, if you have a problem and you will solve this problem with help of subjects like biology से sociology, history, मतलब आप जितने aspect उस problem पे लगा सकते हो. For example, reasoning करते हो, maths problem है, तो you can apply multiple tricks on that. So that multiple tricks is multidisciplinary. Why? To solve that one single problem. ठीक है, तो multidisciplinary का focus होता है उस problem को solve करने में, जो main हमारा special goal है, to focus on the special problem. So multidisciplinary का काम है एक ही एक्टिविटी में बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करना। एंड इट इज़ अपोजिट टू इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब आप एक ही चीज़ को यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर कन्वर्टिंग, ट्रांसलेशन कर रहे हो आप हिंदी टू इंग्लिश, तो आप इसमें यूँ तो है नहीं मैथ लगा दोगे, तो एक सिंपल रूल है कि आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी। बट मल्टीडिसिप्लिनरी हम साइंस में, मैथ्स में, इन सभी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो सपोज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है कि भाई पैसा कमाना है, तो यू हैव मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच कि हम बहुत तरीकों से कमा सकते हैं। वी कैन अर्न विद मैनी थिंग्स, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल एकदम से दिमाग में आया, लाइक एमपी सेट की आप तैयारी कर रहे हैं या किसी भी सेट की कर रहे हैं, यूजीसी नेट की कर रहे हैं, देन यू अप्लाई मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच बिकॉज मिनी चैनल्स। तो आप सोचते हो इस चैनल से मैं कुछ देखूँ यूट्यूब सोर्स से, यहाँ से मैं कोई सा सोर्स देखूँ। सपोज आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म 10 से 12 चैनल्स पे आपने हर जगह से इसके PYQ सॉल्व करे, तो दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। एंड वाई यू अप्लाई दिस? बिकॉज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, कि आपका यहाँ से कोई भी पोर्शन ना रह जाए। तो दिस इज मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच, अपोजिट ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी। और इंटरडिसिप्लिनरी क्या हो गया कि आपने एक ही जगह का बैच लिया हुआ है, भाई आपने कहा मैंने वहाँ 10,000 लगा दिए हैं, तो मुझे वहाँ से तो पढ़ना पड़ेगा, उधर के सोर्सेज लेने पड़ेंगे, और आपके पास चॉइस नहीं होती कि आप दूसरी जगह का बैच भी ले लो, ठीक है। भाई होता है, बहुत लोग सोचते हैं कि एक बैच लूँगा बाकी मैं डिफरेंट तरीके से पढ़ लूँगा, लेकिन अगर आप किसी एक ही चैनल पे डिपेंड करते हैं, दैट इज इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंशिएंट ग्रीक प्लेराइट्स ड्रामेटाइज द ट्रेजेडी ऑफ ओरेस्टस? देखो ये कहता है कि ये ट्रेजेडी है, किसने ड्रामेटाइज करा है अपने वर्क के अकॉर्डिंग। सो वी हैव 3 राइटर्स, सोफोक्लस, एशिचल्स और यूरिपिडस। तो देखो अरिस्टोफेन्स है नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा वैसे ही कट। यूरिपिडस के साथ टीरेंस है नहीं, तो ये कट, और ये तो है ही नहीं, तो हमारा क्या हो गया? सोफोक्लस एंड एशिचलस। देखो एशिचलस और सोफोक्लस हैज यूज्ड इन इलेक्ट्रा, ठीक है, जो इलेक्ट्रा इनका वर्क है, ही हैज यूज्ड दिस ट्रेजेडी, इनका जो एलिमेंट है वहाँ से उठा लिया उन्होंने। अब देन हमारा जो एशिचलस है, इनकी आपको पता है देयर इज अ ट्रिलॉजी, ठीक है, जिनमें इन्होंने इसको यूज़ किया है ओरेस्ट्रिया को। द नेम ऑफ ट्रिलॉजी इज ओरेस्ट्रिया, तो उन्होंने इस वर्क को यूज़ किया। सिमिलरली वी हैव यूरिपिडस, इन्होंने भी ओरेस्ट्रिया नाम का एक वर्क लिखा है, इलेक्ट्रा नाम का अपनी लैंग्वेज में एक वर्क लिखा है, जिसमें इन्होंने ट्रेजेडी ऑफ ओरेस्टस का यूज़ किया ना। व्हाट इज द ट्रेजेडी ऑफ ओरेस्टस? ही किल्ड हिज मदर टू अवेंज हिज फादर, अपनी मदर को मार देता है पापा का बदला लेने के लिए। सो दिस इज द ट्रेजेडी। और आपको पता है मोस्टली एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में इस तरह की चीज़ है, क्या तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स मिलेगा या फिर आपको इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स मिलेगा, ठीक है। इन विच बुक ऑफ रिपब्लिक डिड प्लेटो एक्स द पोइट्स? प्लेटो कहता है कि पोइट्री को, प्लेटो को पता है जो पोइट होते हैं दे इमिटेट लाइफ, तो भाई उनको वो वैसे ही एक्सक्लूड करता है। तो बुक 3 में he has given the statement that art is twice removal of reality। ठीक कहता है पोइट जो है पहली बात तो इमिटेट करते हैं लाइफ को, लाइफ किसकी दी हुई है? गॉड की, तो डबल इमिटेशन। और तीसरी बात फिर वो जब लिखेगा वो भी इमिटेशन हो गई। कहता है कि पोइट दैट इज आर्ट इज थ्राइस इमिटेशन ऑफ लाइफ एंड इट ओनली अपील्स टू इमोशन। और इमोशंस जो है ना वो दिमाग खराब कर देते हैं, उनका कहना ये है। एज यू नो इफ़ यू आर मोर इमोशनल तो आप 24 घंटे स्ट्रेस एंजाइटी में रहोगे। सो ही सेड दैट कि इमोशनल जो है वो एक माइंड सेट है जो मेंटल बैलेंस है उसको बिगाड़ते हैं। एंड देयर इज अ नो रिलेशन ऑफ आर्ट टू रियलिटी एंड व्हेन यू आर नॉट इन रियलिटी सो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो दिस इज द आइडिया ऑफ प्लेटो। सो दैट्स व्हाई ही एक्सक्लूड। नेम द ग्रीक क्रिटिक हु इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट पोएट्री इज इमिटेशन एंड एज यू नो वेरी वेल ही इज नन अदर देन प्लेटो। अभी हमने पढ़ के चुका है। वो कहता है पोएट्री इज इमिटेशन ऑफ इन इमिटेशन, थ्राइस इमिटेशन है। फॉर एग्जाम्पल गॉड हैज क्रिएटेड अ मैन, मैन हैज क्रिएटेड अ पेंटिंग। अब राइटर क्या करेगा? ही विल मेक अ पोएट्री ऑन दैट पेंटिंग। तो क्या होगा? दिस इज अ थ्राइस इमिटेशन। तो कहता है कि इमिटेशन की भी इमिटेशन है पोएट्री एंड इट अपील्स टू इमोशंस। तो भाई ये बढ़िया बात नहीं है। तो दिस इज द आइडिया ऑफ प्लेटो। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अरिस्टोटल पोएटिक्स इज करेक्ट? कौन सी है? देखो poetics is merely an historical account to development of Greek tragedy. No. Poetry is
पोइटिक्स इज फिलोसफिकल एंड थियोटिकल ट्रीटिस ऑन नेचर के ऊपर है, ठीक है। पोइटिक्स की जो बात करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, ओके, दिस इज द स्टेटमेंट राइट। पोइटिक्स इज अ कलेक्शन ऑफ ग्रीक ट्रेजिक प्ले, नो। पोइटिक फोकसेस एक्सक्लूसिवली ऑन मॉरल फिलोसफी रेदर देन लिटरेचर, नो। तो मोर अप्रोप्रिएट आंसर हमारा हो गया बी, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर की बात करते हैं, ठीक है। थियोटिकल अपील की बात करते हैं पोइटिक्स के अंदर, ट्रेजेडी क्या है, करेक्टर क्या है, प्लॉट कैसा होना चाहिए, लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, डिक्टम, ये सब, ठीक है। द टर्म ट्रेजिक एरर यूज्ड बाय अरिस्टोटल इज कॉल्ड, ट्रेजिक एरर, ट्रेजिक एरर क्या है, फ्लोइंग करेक्टर, ठीक है, तभी तो ट्रेजिक एरर आया है। इमिटेशन माइमेसिस की कंसेप्ट हो गया, क्रिटिकल डिस्कवरी ऑफ करेक्टर में पढ़िया, एनाग्नोसिस, रिवर्सल ऑफ सर्कमस्टांस पेरिपेटिया। सो ट्रेजिक एरर इज फ्लोइंग करेक्टर, हमर्शिया जिसे कहते हैं। इन एन अपोलॉजी फॉर पोएट्री फिलिप सिडनी सेज आवर वर्ड इज अ ब्रेजन, ब्रेजन का मतलब क्या होता है, इम्परफेक्ट। द पोएट ओनली डिलीवर्स अ गोल्डन, दैट इज परफेक्ट वन, एंड दैट द पोएट डोंट ग्रो इन इफेक्ट अनदर नेचर, विच एंशियंट अथॉरिटी डज ही इन्वोक हियर। कहता है कि कहता है ये बात में कि हमारा जो वर्ड है वो इम्परफेक्ट है, और परफेक्ट कौन करता है, उसको पोइट करता है, विद हेल्प ऑफ हिज राइटिंग, विद हेल्प ऑफ हिज पोइट्री, क्रिएटिविटी। तो ये बात उसने किस अथॉरिटी के लिए बोली है, किस अथॉरिटी को इन्वोक किया है। सो ही रेस्पॉन्डेड टू प्लेटो। प्लेटो को कहा है भाई परफेक्ट, प्लेटो ने कहा था कि हम एक्सक्लूड करते हैं पोइट को, तो कहता है भाई पोइट को एक्सक्लूड करने से कुछ नहीं होगा, पोइट जो है वो अपनी क्रिएटिविटी से, अपनी इमेजिनेशन के इस वर्ड को परफेक्ट बनाते हैं, ठीक है। सर फिलिप सिडनी रोट द डिफेंस ऑफ पोइट्री एज अ टोटू, किसके लिए, स्टीफन गोसन्स, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल, एस्टोफेंस है, कॉमेडी राइटर है, डिटीज ऑर्गेडियस, ये टर्म्स हैं। तो आंसर क्या है, स्टीफन गोसन। अब इन्होंने लिखा था, हमें पता है, द स्कूल ऑफ एब्यूज, ठीक है, एंड स्कूल ऑफ एब्यूज के रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा डिफेंस ऑफ पोइट्री। कहते हैं कि पोइट्री इज द बेस्ट वन, इट गिव्स फिलोसफिकल, एंड ही सेड दैट पोइट्री इज मदर ऑफ ऑल नॉलेज, ठीक है। तो इन वर्क से थोड़ा पढ़ लेना। हु अमंग द फॉलोइंग is an essay or dramatic poetry speaks for the superiority of Elizabethan and of French। कौन बात करता है, कौन कहता है कि इंग्लिश प्ले बेस्ट वन है, विलियम शेक्सपियर हैज रिटन विद विटैलिटी, दैट इज खुद ड्राइडन ये बात करते हैं। ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशियंट पोइट, शेक्सपियर की बात कर रहे हैं ये, हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, हु सेड दिस, शेक्सपियर के लिए बात किसने कही है। सो दिस इज सेड बाय ऑन ड्राइडन, किसमें, एन एसे ऑन ड्रामेटिक पोएट्री। भाई ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना। कहते हैं कि ही प्रेजेंट शेक्सपियर दैट ही रोट विद विटैलिटी, ही रोट विद प्रेजेंट अपील में आप देखोगे ना तो शेक्सपियर की बात को एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। कहते हैं कि वो इतने, उनके जो ख्यालात थे, उनके जो इमेजिनेशन थी उस टाइम पे, वो इतनी थी कि यूनिवर्सल अप्रोच देती है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव। सो दैट्स वाई जॉन ड्राइडन हैज़ यूज्ड दिस स्टेटमेंट फॉर विलियम शेक्सपियर। सैमुअल जॉनसन ने शेक्सपियर की रियलिस्टिक आइडियाज़ को बेस्ट बताया कि दैट ही हैज़ प्रेजेंट एवरी वर्क विद रियलिज्म। ओके, कोलरिज ही ऑल्सो प्रेज्ड शेक्सपियर पोएटिक जीनियस। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन 35. Samuel Taylor Coleridge discusses the difference between fancy and imagination in which chapter of Biographia Literaria? So, in chapter 4 he has given the difference between fancy versus imagination. लेकिन imagination में जब वो primary और secondary imagination की बात करते हैं, वो chapter 13 है हमारा। याद रखना कि primary versus secondary imagination की बात chapter 13 में, और वैसे वो जो बात करें fancy versus imagination, it is in चैप्टर 4। और कहाँ है ये, बायोग्राफिया लिटरेरिया 1817। विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव इज एन एक्सप्रेशन यूज्ड बाय एस.टी. कॉलरिज, ओके, इन बायोग्राफी लिटरेरिया। नाउ व्हाट इज विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव? इट मीन्स कि एक रीडर हैज अ फेथ टू अंडरस्टैंड ऑल द सुपरनेचुरल एलिमेंट इन अ बुक। हाउ? कि आप विलिंगली सस्पेंड करते हो जितनी भी डिसबिलीव को, कि आपने एक बुक रीड करी किसी राइटर की, एंड इट इज़ ऑन गोस्ट, इट इज़ ऑन सुपरनेचुरल एलिमेंट। मान लो यू हैव सीन द करेक्टर हल्क, ठीक है, एंड यू बिलीव दैट हल्क कैन एग्जिस्ट। आप हल्क बन सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टीरियोइड, विद द हेल्प ऑफ सम केमिकल कंपोजिशन, ओके, कुछ केमिकल लोचा करके यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू हल्क। तो दिस इज व्हाट विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव। स्पाइडरमैन है, न्यूज़ भी आई थी, बहुत टाइम हो चुका है शायद उसको, कि किसी पर्सन ने खुद को स्पाइडर से बाइट करवाया, मकड़ी से कटवाया, सो दैट ही कैन बिकम अ स्पाइडरमैन। तो दिस इज ऑल द एग्जाम्पल ऑफ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीव, कि जो राइटर है कि उनकी अपील जो इतनी तगड़ी होती है ऑन अ पर्सन और अ रीडर, दैट ही कैन बिलीव in the all supernatural thing. This is the reader faith, or you can say poetic faith. Okay, तो इसे poetic faith बोलते हैं in another term. So this is willing suspension of disbelief given by S.T. Coleridge in Biographia Literaria. The future of poetry is immense. First line of essay. This is called by Matthew Arnold in The Study of Poetry. Or you can say this is the opening line of Study of Poetry. कि future जो poetry का है वो immense है। तो अब you can very well you can take idea very well from culture and anarchy. कहता है कि अगर आपको अपनी इतिहास को बचाना है तो आपको कल्चर को इमेज करना पड़ेगा। कैसे?
बाई यूज़ ऑफ पोएम की इमेजिनेशन, पोएम की क्रिएटिविटी को आपको बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट यू कैन नॉट बिकम फिलिस्टिक। सिमिलरली स्टडी ऑफ पोइट्री में क्या कहते हैं, द पोइट्री इज इमिटेशन ऑफ लाइफ। और इमिटेशन ऑफ लाइफ का मतलब क्या है कि पोइट्री को आप इतना सीरियसनेस से बेहतरीन बनाओ दैट इट कैन अपील टू रीडर्स, इट कैन हैव सम ऑब्जेक्टिविटी, सिंसेरिटी, ठीक है। द स्टडी ऑफ पोइट्री बाय मैथ्यू आर्नोल्ड अटेम्प्ट्स टू आंसर व्हाट इज द फैक्ट, व्हाट रियली मेंट बाय दिस। देखो कहता है कि स्टडी ऑफ पोइट्री में व्हाट इज द फैक्ट, क्वेश्चन रेज करते हैं। देखते हैं ऑप्शन में क्या है। द पोइट डज नॉट केयर टू बी फैक्चुअल, नो। द पोइट कन्फ्यूज फैक्ट एंड फिक्शन, द पोइट इज फुल ऑफ आइडियाज, द पोइट मैरिट स्पीक ट्रूथ मोर देन इंपीरियल ट्रूथ। सो आई थिंक ऑप्शन डी। कहता है कि पोइट की मेरिट क्या है, वो ट्रुथ की बात करता है मोर देन इंपीरियल ट्रुथ की। कहता है कि पोइट का काम क्या है, फैक्ट्स की बात करना, नॉट फैक्चुअल लाइक फैक्चुअल थिंग नहीं। पोइट्स की बात करता है कि प्रेजेंट करना लाइफ को एज इट इज विद रियलिस्टिक अप्रोच, सो दैट राइटर कैन हैव आइडिया, ही कैन हैंडल द सिचुएशंस विद द हेल्प ऑफ पोइट्री माइंड। सो सेम आइडिया, हाई सीरियसनेस की बात कर रहा है, ठीक है। ही इज टॉकिंग अबाउट दांते, शेक्सपियर एंड ऑल। Who among the following is associated with expression of dissociation of sensibility? Again we have T.S. Eliot. हमने इस टर्म को अच्छे से पढ़ा है, डिसोट करना, खुद को अलग हो जाना विद द सेंसिबल अप्रोच, एंड दिस इज फॉर विक्टोरियन पोइट्स। डैश मेड अ रिवेल्युएशन ऑफ मेटाफिजिकल पोइट पे कोई रिवेल्युएशन है भाई, बात करते हैं हमारी, एंड पॉइंटेड आउट देयर स्टेट ऑफ माइंड एंड फीलिंग की बात करते हैं। तो कौन है राइटर जो मेटाफिजिकल पोइट्स की बात करता है, जिन्होंने मेटाफिजिकल पोइट पे ऐसे भी लिखा है? तो जॉन किट्स है नहीं, सैमुअल जॉनसन नहीं, आई रिचर्ड नहीं, इट इज T.S. Eliot, and he has given the term dissociation of sensibility, unification of sensibility in the metaphysical poet. Metaphysical poet में कहते हैं कि भाई जो डन है, he wrote with his ideas, he has created this poetry with the appeal, with the thoughts, he gathered the thoughts and then he wrote extended metaphor, ठीक है। कहते हैं कि जो विक्टोरियंस है, they do not have that appeal, they do not have sincerity, they have only intellectual logic, और उनमें कुछ ऐसा नहीं है जो मतलब सीरियसनेस था कि वो अपील कर सके, ठीक है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड, T.S. Eliot विक्टोरियंस के लिए सिमिलर आइडिया रखते हैं। अकॉर्डिंग टू आई रिचर्ड द टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज, आई रिचर्ड ने टू यूज ऑफ लैंग्वेज बताए, आपको पता है टू यूज ऑफ लैंग्वेज इनका जो वर्क है। एक कहता है कि रेफरेंशियल और एक कहता है साइंटिफिक एंड इमोटिव। सो हमारा आंसर वैसे यही है, ठीक है। रेफरेंस का काम कौन करता है? रेफरेंस करना किसी पोइट्री में यूज होता है टू इवोक इमोशंस, और साइंटिफिक और इमोटिव जो है ये हमारे साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में, साइंस में इनका यूज़ होता है, इमोटिव इमोशनल अपील जो देता है, ठीक है। तो ये कहता है कि ये हमारा काम है टू यूजेस ऑफ लैंग्वेज में। देखो फैंसीफुल की बात एस.टी. कॉलेज करता है। वेजिटेटिव, ये एक बढ़िया से टर्म है। तो वेजिटेटिव की बात विलियम ब्लेक करते हैं, एंड विलियम ब्लेक ये कहते हैं कि दिस वर्ड इज अ वेजिटेबल। वेजिटेबल मतलब सीरियसनेस, कॉन्शियसनेस की बात करता है कि जो डिफरेंट वेजिटेबल्स होते हैं कॉम्बिनेशन अलग होते हैं। कहते हैं ऐसे ही आदमी की जो कॉन्शियसनेस है तो वो डिफरेंट होती है, एंड द आइडिया ऑफ परसीविंग, द आइडिया ऑफ इंटरप्रेटिंग थिंग्स also different. So this is the vegetative idea of William Blake. In the Sacred Wood, T.S. Eliot emphasized the importance of, किसकी बात कर रहे हैं T.S. Eliot? He is talking about historical continuity and tradition. Sacred Wood, T.S. Eliot का वर्क है, and this is the part of traditional and individual talent, ठीक है। So 1920 में आया था आई थिंक ये सेक्रेड वुड जो है हमारी। तो ये कहते हैं कि भाई सेक्रेड वुड में कहते हैं कि राइटर शुड राइट विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिकल सेंस, पास्टनेस ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। कहते हैं कि दिस इज अ फेमस लाइन गिवन बाय T.S. Eliot, पास्टनेस ऑफ पास्ट बट ऑफ इट्स प्रेजेंट प्रेजेंस, ठीक है। कि आपको यस पास्टनेस के हिसाब से लिखना चाहिए, पास्ट को देखना चाहिए कि उन्होंने कैसे लिखा है, क्या अपील थी उनके वर्क में, लेकिन आपको अप्रोच भी बदल देनी चाहिए। यू शुड ऐड सम प्रेजेंस मटीरियल एज वेल, बिकॉज आपको पूरा का पूरा कॉपी नहीं करना, और आप जनरल को सबको समझो कि अरे कि अगर इफ़ आवर प्रेजेंट इज गुड वन तो पास्ट बिकम ऑल्सो गुड वन। अगर आज आप बढ़िया कर रहे हो कुछ चीज़ को तो पास्ट अच्छी होगी। तो वो यही कह रहे हैं कि हमारा जो पास्ट राइटर है, दे हैव गिवन अपील ऑफ देयर टाइम, दे हैव राइट देयर वर्क विद आइडियाज ऑफ देयर टाइम, तो वी हैव टू वर्क ऑल्सो ऑन दैट। बट हमें कुछ बढ़िया चीज़ वहाँ से लेनी चाहिए, एंड देन वी शुड फोकस ऑन आर प्रेजेंट टाइम वर्क, प्रेजेंट आइडिया कि आज सिनेरियो में क्या है, और हमें बैलेंस बिठा के उसको लिखना चाहिए। तो दिस इज़ द आइडिया। हिस्टोरिकल कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए, लेकिन ट्रेडिशन के साथ। आज का है तो आज के हिसाब से, लेकिन आइडिया पास्ट का। जैसे कहते हैं ना कि पुराना फैशन वापस आ रहा है विद न्यूनेस, तो दिस इज the idea, you can say traditional and individual talent, okay? So you have to use traditional approach, but your talent should be there, कुछ newness होनी चाहिए। The concept of objective correlative was proposed by T.S. Eliot ने ही तीनों आइडिया दिया है। Now dissociation of sensibility पढ़ लिया, unification मतलब यूनिफाई करना, objective correlative का क्या मतलब है कि the material you are using in your poetry it should be objective, उसमें objective relate होना चाहिए, ठीक है। और इन्होंने ये जो टर्म दी थी वो दी थी, इनका जो हैसियत था एमलेट,
कहता है कि हैमलेट में ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की कमी है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, क्योंकि देयर इज अ प्ले विद इन प्ले, वो जो प्ले कराते कहते हैं इट हैज़ नो अपील, नो इमोशनल अपील, सो दैट इज वाई ही कोइंड दिस टर्म ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव. सपोज ही सेड इफ द राइटर इज राइटिंग अ पोएम ऑन पेंटिंग, तो पेंटिंग में इतनी अपीलिंग होनी चाहिए कि व्हेन यू लुक एट दैट पेंटिंग तो आपके माइंड में पूरी जो पोएम है वो दिमाग में छप जाए. ठीक है, सो आप उसको कोरिलेट करो उस सब्जेक्ट के साथ, वो किस पर कही गई है. लाइक देयर इज अ पोएम ऑन मून, सो व्हेन यू लुक एट द मून, जब आप मून को देखो तो वो पोएम अपील करे कि यस ही हैज़ रिटन दिस विद राइट कोरिलेटिविटी. ठीक है. प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज प्राइमरी कंसर्न विद, हमें पता है क्लोज रीडिंग के साथ कंसेप्ट है इसका, तो लेट अस लुक एट द ऑप्शंस. बायोग्राफिकल क्रिटिसिज्म नो, रीडर रिस्पॉन्स टू लिटरेरी टेक्स्ट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, स्ट्रक्चर की बात नहीं करते हैं, तो आंसर इज बी, रीडर रिस्पॉन्स टू लिटरेरी टेक्स्ट की बात करते हैं कि भाई प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म का मतलब है विदाउट बायसिंग नेचर यू हैव टू रीड द वर्क. ठीक है, यू हैव टू वर्क विद स्ट्रेस, इंटोनेशन, क्लोज रीडिंग का कंसेप्ट दिया है उन्होंने. तो रीडर का रिस्पॉन्स लिटरेरी टेक्स्ट के लिए क्या है, दैट इज प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म बट विदाउट प्रेजुडिस. एनाटॉमी ऑफ क्रिटिसिज्म, लिटरेचर इज बेस्ट स्टडीज एज, नाउ दिस इज रिटन बाय नॉर्थप फ्राइप. ठीक है, कहते हैं कि एनाटॉमी क्रिटिसिज्म में लिटरेचर कैसे पढ़ा जाना चाहिए. तो मॉरल फिलोसफी की बात करते हैं एफ आर लुइस और अपना मैथ्यू आर्नोल्ड. हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंटेशन की बात हमारे स्टीफन ग्रीनब्लाट और ये सब करते हैं. हिस्टोरिकल सेंस की बात टी.एस. ने सेक्रेड वुड में किया है. लिंग्विस्टिक की कोई डेविएशन बात नहीं है, तो हमारा आंसर हो गया सी, सिस्टम ऑफ मिथ एंड आर्जेटिव. ठीक है, कहता है कि हमारा जो टेक्स्ट है इट शुड वर्क ऑन रेकरिंग थीम्स, myths, archetypes, पुरानी चीज़ों पे, so that you will get a new significant idea. You can make some coherent scientific attitude. So he said that कि literature should follow recurring theme, recurring ideas, कुछ पैटर्न, सेट पैटर्न्स होते हैं, कुछ myths होती है, कुछ archetypes, इस तरह की चीज़ों को फॉलो करना चाहिए. Okay? In tradition and individual talent, Eliot argues that the poet should express personal feelings freely, reject the past entirely, surrender individuality to tradition, focus on moral instruction. तो देखो अभी हमने इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ ली कि इंडिविजुअल टैलेंट में क्या कहते हैं. तो ये कहता है कि यू शुड सरेंडर इंडिविजुअलिटी टू ट्रेडिशन. ठीक है, ऑब्वियस है कि आप जो अपनी इंडिविजुअल अप्रोचेस को सरेंडर कर दो विद ट्रेडिशन के साथ, कि पास्ट से कुछ सीखो और अपना जो टैलेंट है उसमें बिल्कुल ही उसको लगा दो और कुछ नया क्रिएट करो. ठीक है, पूरा हमने इसको पढ़ा है. इंडिविजुअल टैलेंट मतलब न्यूनेस, ट्रेडिशन यानी कि पास्टनेस का यूज करके, पास्टनेस ऑफ पास्ट. द आइडिया दैट लिटरेचर शुड बी इवेलुएटेड थ्रू मॉरल सीरियसनेस इज क्लोजली एसोसिएटेड. मॉरल सीरियसनेस की बात कौन करता है लिटरेचर में? हाई सीरियसनेस की बात तो मैथ्यू आर्नोल्ड करते हैं. सो इज टॉकिंग अबाउट मॉरल सीरियस. मैंने कहा था मॉरल फिलोसफी की जो बात करते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड और एफ आर लुइस. ऑप्शन में नहीं है तो आंसर इज एफ आर लुइस. ठीक है, और उन्होंने ये द ग्रेट ट्रेडिशन का जो लिखा है ना, ये उसी की बात है कि जो हमारे 4 राइटर हैं, जेन ऑस्टन, हेनरी जेम्स हो गया, जोसेफ कॉनराड हो गया, ठीक है, जॉर्ज एलियट, तो इनके वर्क में आपको मॉरल सीरियसनेस देखने को मिलेगी क्योंकि दे प्रेजेंट द वर्क अकॉर्डिंग टू देयर टाइम. तो ये मॉरल सीरियसनेस है. ऐसे ही आपको भी रिलेट करना है अपना वर्क. ग्रेट ट्रेडिशन में इन्होंने ये बात कही है. द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम, ये पूरा टाइटल है. इट स्ट्रेसेस द रोल ऑफ क्रिटिसिज्म एज, किस बात के बारे में बात कर रहे हैं? क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन की नहीं, पॉलिटिकल इंटरवेंशन की नहीं, लिंग्विस्टिक एनालिसिस की नहीं, डिसइंटरेस्टेड इवेल्युएशन ऑफ आइडिया. सिमिलर आइडिया है हमारा डिसइंटरेस्टेडनेस बाय इमैनुअल कैंट ने दिया था. कहते हैं फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, मैथ्यू आर्नोल्ड ने ये टर्म को दिया, कह रहे हैं कि द बेस्ट शुड बी कम आउट. जो बेस्ट है आप उसको जानो, जो बेस्ट है उस थॉट को आप उस पर विचार विमर्श करो. सो दिस इज द आइडिया ऑफ डिसइंटरेस्टनेस, इवेल्युएशन ऑफ आइडिया. ठीक है, कि यू शुड एंडेवर विद ट्रुथनेस एंड यू शुड एंडेवर विद टू लर्न समथिंग, टू प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज नोन. सो दिस इज डिसइंटरेस्टेड इवेल्युएशन ऑफ आइडिया. बायसिंग नहीं होना, आपको सब चीज़ से अलग हो जाना है. जो पर्सनल विचार है, पर्सनल थॉट है, सेल्फिशनेस है, यू हैव टू रिमूव ऑल थिंग एंड यू हैव टू जस्ट थिंक कि विच इज बेस्ट फॉर मी, आई विल पिक दैट वन. ठीक है, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, विदाउट गेटिंग एनी सेकेंड थॉट. दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन. कहता है द फ्रेज hearsay of paraphrase is associated with, हमें पता है this is associated with Clint Brook, the well wrote understanding poetry, these all are work, और स्पेशली well wrote से लिया है. अब hearsay of paraphrase का पता है सिंपल यूसिड लैंग्वेज. पैराफ्रेज का मतलब ये होता है कि सिंप्लीफाई करना किसी चीज़ को. नाउ hearsay का मतलब होता है कॉम्प्लेक्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देना, किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, हटा देना. तो ये कहता है क्लिंट ब्रूक इन द वेल रोट में दैट हमें किसी वर्क की, वी शुड नॉट मेक अ वर्क इनटू दैट मच सिंपल लैंग्वेज कि उसकी जो अपीलिंग है, स्ट्रक्चर है, फीलिंग है, वो खत्म हो जाए. जो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में एम्बिग्यूटी है, दैट विल डिस्ट्रॉय.
एंड ही फर्दर सेड दैट क्लोज रीडिंग से कंसेप्ट से जोड़ सकते हो कि पोएम्स का मीनिंग जो होता है इट इज़ इनसेपरेबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड टेंशन, रिदम, फीलिंग, 4 टर्म की बात करता है, टोन की बात करता है, कहते हैं इन सब चीज़ों से ही हमें पोएम का मतलब समझ में आता है। इंटोनेशन आप नहीं समझ पाओगे, सो हाउ कैन यू गेट आइडिया दैट पोएट का माइंडसेट क्या है। तो वो कहते हैं कि आपको पोइट्री को इतना सिंप्लीफाई नहीं करना है दैट उसका जो रियल मीनिंग है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसकी जो एम्बिग्यूटी है वो खत्म हो जाए। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, ठीक है। तो हियर दी वी हैव covered 50 most important questions. Now this is your homework, ठीक है। तो होमवर्क में आपको बताना है इन द वेल रोट अर्न पोइट्री इज डिस्क्राइब्ड एज, पोइट्री को क्या डिस्क्राइब करोगे वेल रोट अर्न में, पोइट्री को क्या बताया गया है। तो दिस इज योर होमवर्क, नहीं आता सर्च करना और इस होमवर्क को करके कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो अगर सही होगा आई विल say this is right one, if it is not wrong so I will correct that, okay। So this is all for today and hope you like this video helpful, so don't forget to like, share and subscribe our channel. Bye bye.